इनकी उम्र महज 18 बरस के करीब थी और वो पेशा व रक्कासा और गायक थी। मगर एक ही मुलाकात में उनके हासन और आवाज़ के सहर ने हाकिम वक्त को अपना असीर बना लिया था। यहाँ तक कि वो इस लड़की से शादी करने के लिए कूड़े खाने पर भी तैयार हो गए। ये लड़की अमृतसर की गुलबहार थी। पंजाब के हाकिम महाराजा रंजीत सिंह ने पहली मर्तबा उन्हें एक शाही महफिल में गाते साना और देखा। इसी वक्त महाराजा ने गुलबहार का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की। वो उन्हें अपनी महबूबा बनाकर रखना चाहते थे, मगर गुलबहार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रंजीत सिंह उन पर इस कदर फरेफ्ता थे कि अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे। गुलबहार एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उन्होंने रंजीत को कहा कि वो महबूबा बनकर नहीं रह सकती। इस वक्त महाराजा की उम्र 50 बरस से ज़्यादा थी और ये वो दौर था जब अंग्रेज़ ने बरसगीर में कदम जमाने शुरू कर दिए थे। गुलबहार ने पेशकश की कि अगर महाराजा चाहें तो वो उनसे शादी करने को तैयार हैं। महाराजा रंजीत सिंह इस कदर जज्बाती हुए कि उन्होंने ये पेशकश कबूल कर ली। पंजाब के महाराजा ने गुलबहार के घर वालों से बाकायदा तौर पर उनका हाथ मांगा। एक रवायत के मुताबिक गुलबहार ने शादी की पेशकश के साथ ये शर्त रखी कि रंजीत सिंह उनके घर वालों से रिश्ता मांगने के लिए खुद पैदल चलकर लाहौर से अमृतसर आएंगे। ताहम तारीख की किताबों से इस बात की तस्दीक नहीं होती। ताहम पंजाब के महाराजा के लिए भी सिख मजहब से बाहर एक मुसलमान लड़की से बाकायदा शादी करना इतना आसान नहीं था। सिख मजहब के मज़ाओ अफराद ने रंजीत सिंह के इस फैसले का बहुत बारा मनाया। महाराजा को अमृतसर में वाक़ सिखों की मुक़द्दस इबादत गाह अकाल तख्त पर तलब कर लिया गया। अकाल तख्त को सिख मजहब में ज़मीन पर खालसा की आला तरीन जाए हकमियत तस्वुर किया जाता है। तारीखी हवालों के मुताबिक अकाल तख्त ने गुलबहार से शादी करने पर सज़ा के तौर पर रंजीत सिंह को अपने हाथों से पूरे गुरुद्वारे के फर्श को धोने और इसे साफ करने की सज़ा दी। अकाल तख्त ने रंजीत सिंह को कूड़े लगाने की सज़ा दी। अपनी इस मलिका के लिए रंजीत सिंह ने यह सज़ा भी कबूल की। इस वक्त रंजीत सिंह की उम्र 50 बरस से ज़्यादा थी, लेकिन मसला यह था कि वो महाराजा थे जिनकी सल्तनत की हदें पंजाब से बाहर भी चली जाती थी। इस कदर बासर शख्सियत को कूड़े कौन लगा सकता था। दूसरी तरफ अकाल तख्त का हुक्म ही था जो रद्द करना रंजीत सिंह के लिए भी मुमकिन नहीं था। इसका हल ये निकाला गया कि रेशम का कूड़ा तैयार किया गया और उसके साथ रंजीत सिंह को कूड़े लगाए गए और हद पूरी की गई। वो कहते हैं इस तरह महाराजा ने कूड़े भी खा लिया और गुलबहार को भी नहीं छोड़ा। रंजीत सिंह और गुलबहार की इस शादी और इस पर होने वाले जश्न को जिन बड़े बूढ़ों ने इस शादी को लाहौर और अमृतसर में देखा था वो बाद में याद करते थे कि यहाँ कभी ऐसी शादी भी हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह ने बाकायदा तौर पर मेहंदी लगवाई, तलाई ज़ेवरात ज़ेबतन किए, अपना शाही लिबास पहना और हाथी पर सवार हुए। अमृतसर के रामबाग में एक बंगला था जिसमें यह शादी की तकरीब मुनक्कद होना थी। इस बंगले को चंद रोज़ कब्ल बंद कर दिया गया और कई रोज़ तक इसकी तज़ीन व आराइश की गई। इसको खाली करवा लिया गया था और उसके बाद जो पहला शख्स इसमें दाखिल हुआ वो गुलबहार थी। शादी की तकरीब से एक रात कब्ल इसमें महफिल मौसीकी मुनक्कद हुई, मुजरे हुए और चरागां किया गया। इस महफिल में गाने वालों को इनाम में 7,000 रुपये दिए गए। ये इस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। शादी की तकरीब धूमधाम से हुई, जिसके बाद शाही जोड़ा अमृतसर से लाहौर के लिए रवाना हुआ। लेकिन लाहौर में दाखिल होने से कब्ल दरियाए रावी का एक छोटा सा नाला उनके रास्ते में हाइल हो गया। अगर कोई और होता तो वो पैदल चलकर इसको उबूर कर सकता था, लेकिन गुलबहार अब लाहौर की मलिका थी। ये कैसे हो सकता था कि मलिका पालकी से उतरकर पैदल चलकर नाला उबूर करती। गुलबहार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इस नाले के ऊपर एक पुल तामीर किया गया जिस पर चलकर मलिका ने नाला उबूर किया। बाद में ये अपाल कुंजरीर के नाम से मशहूर हुआ। इसका कुछ हिस्सा आज भी मौजूद है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सना 1971 की जंग के दौरान ये पुल काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा था। ताहम बाज़ रवायात के मुताबिक ये पुल वो मकाम है जहाँ रंजीत सिंह अमृतसर की तरफ सफ़र के दौरान क़याम करते थे। इसके लिए बनाई जाने वाली तमीरात आज भी यहाँ मौजूद हैं। इस रवायत के मुताबिक इस पुल का नाम नेपाल कुंजरीर रंजीत सिंह की महबूबा मोरा सरकार से मंसूब किया जाता है, जिसने पैदल चलकर नाला उबूर करने पर नाराज़गी का इजहार किया था। गुल बेगम से शादी के 8 बरस बाद रंजीत सिंह की मौत वाक़ हो गई। इसके कुछ ही अरसा में अंग्रेज़ पंजाब पर पूरी तरह काबिज हो गए। रंजीत सिंह की आखिरी बेगम जिंदा को देश निकाला दिया गया क्योंकि उनके बेटे दिलीप सिंह को ही रंजीत का जानशीन मुकर्रर किया गया था। बहार बेगम की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनसे अंग्रेज़ सरकार को ख़तरा नहीं था। महाराजा की अहलिया होने के नाते गुल बेगम के लिए माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया जो माहाना 1200 रुपये के लगभग था।
गुल बेगम ने एक मुसलमान लड़के सरदार खान को गोद ले रखा था। 1851 में गुल बेगम ने अपने लिए लाहौर के कदीमी मियानी साहिब कब्रिस्तान के पहलू में एक बाग तामीर करवाया। इसी बाग में उन्होंने अपना मकबरा भी तामीर करवाया। इसकी दीवारों पर बने नक्शो निगार तो मिट चुके हैं, ताहम मकबरे के अंदर छत और दीवारों पर बने खूबसूरत नकूश आज भी ऐसे मौजूद हैं जैसे कल ही में बनाए गए हों। इस बाग की तामीर के तकरीबन 10 बरस बाद गुल बेगम की भी वफात हो गई और उन्हें इसी मकबरे में दफन किया गया। इस मकबरे के अंदर जो फ्रेस्कोस बने हुए हैं वो इंतहाई कीमती हैं। पहले से मुगलिया दौर चला आ रहा था, फिर इसमें सिख शामिल हो गए और ये सब अपने उरूज की शक्ल में इस मकबरे में मौजूद है। बाग गुल बेगम आज भी इसी जगह मौजूद है, ताहम उसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। ये उजरा दियार कभी लाहौर की मलिका रहने वाली खातून का मकबरा था। इकबाल कैसर बताते हैं कि गुल बेगम के पास इतनी बड़ी जायदाद और जागीर थी, इसको संभालने के लिए उन्होंने अपना एक माल खाना बना रखा था और वो खुद इसका इंतजाम संभालती थी। इनकी मौत के बाद ये जायदाद उनके लिए पालक बेटे सरदार खान को मुंतकिल हो गई। जिस जगह आज ये बाग मौजूद है, इसके अर्द गिर्द सरदार खान का खानदान आज भी आबाद है। बाग गुल बेगम भी उन्हीं की मलकियत है और इस इलाके को महल्ला गुल बेगम कहा जाता था। सरदार खान की कब्र भी इसी बाग के वस्त में एक इहाते के अंदर मौजूद है।